डेथ नोट में अब तक हमने देखा कि क्योसुके हिगुची को लाइट यागामी और एल पकड़ लेते हैं। इसके बाद एल चुपचाप अपनी पूरी जांच के दौरान नोटबुक से जुड़ी हर बात को याद करता है और उसे समझ आता है कि इंसानों की दुनिया में एक और डेथ नोट भी मौजूद है। लेकिन जैसे ही वो ये सोच रहा होता है, तभी लाइट अचानक उसके हाथ से डेथ नोट छीन लेता है और उसी पल उसकी सारी पुरानी यादें वापस आ जाती हैं। यानी वो फिर से असली किरा बन जाता है। अब देखना यह है कि क्या एल लाइट को पकड़ पाएगा या नहीं। आगे जांच टीम डेथ नोट में लिखे नियमों को देखती है और समझती है कि पहले वाले नियम की वजह से वे इसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर सकते। लाइट अंदर ही अंदर खुश होता है क्योंकि ये सब उसी का प्लान था। उसे पता है कि अगर टीम ने कुछ भी उल्टा सीधा किया तो बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ऊपर से दूसरा नियम ऐसा लगता है जैसे वो ये साबित कर रहा हो कि लाइट और अमाने बिल्कुल इनोसेंट हैं, जिससे सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन एल को ये बात हजम नहीं होती। उसे ये नियम थोड़ा ज्यादा ही परफेक्ट लगता है, इसलिए उसे शक होने लगता है। वो रेम से पूछता है कि क्या सारे डेथ नोट्स एक जैसे होते हैं और क्या इंसानों की दुनिया में और भी नोटबुक हैं। रेम घुमा फिराकर जवाब देती है, कहती है कि हो सकता है और भी हों और सब लगभग एक जैसे ही होते हैं ताकि मीसा सेफ रहे। आखिर में टीम डिसाइड करती है कि लाइट और मीसा को छोड़ दिया जाए, लेकिन एल अंदर से अभी भी संतुष्ट नहीं होता। वहीं लाइट बिना हथकड़ी के भी इन्वेस्टिगेशन जारी रखने का फैसला करता है क्योंकि उसका गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। टास्क फोर्स के मिसा अमाने से विदा लेने के बाद लाइट यागामी उसे आदेश देता है कि वह उस दूसरी डेथ नोट को वापस लाए जिसे उसने कुछ महीनों पहले एक खास जगह पर छुपाकर दफन किया था। मीसा वहां जाकर नोटबुक निकालती है और उसकी सारी यादें वापस आ जाती हैं। लेकिन हिदेकी ryuga का असली नाम लिखने के लिए जो पर्ची उसे मिलती है वो उसे याद ही नहीं आता, जो बाद में पता चलता है कि ये भी लाइट की प्लानिंग का हिस्सा था। तभी ryuk वापस आकर मीसा से मिलता है और एल की असली पहचान जानने के लिए मिसा दूसरी बार शिनगामी आइस का सौदा कर लेती है, जिससे उसकी आधी जिंदगी फिर से कम हो जाती है और मजाक में इंसानी सेब के बदले शिनगामी सेब भी ट्राई करती है, जो उसे रेत जैसा लगता है। इसके बाद मिसा और ryuk हेडक्वार्टर वापस आते हैं और बाहर लाइट से मिलते हैं, जहां रेम सिक्योरिटी कैमरे के जरिए देख लेती है कि मीसा ने फिर से अपनी उम्र का आधा हिस्सा गंवा दिया है। लाइट फिर मीसा को अपने नए दुनिया के साथी के रूप में तैयार करता है, जबकि दूसरी तरफ एल चुपचाप अपनी अगली बड़ी चाल चलने की तैयारी कर रहा होता है। टास्क फोर्स हेडक्वार्टर में एल बार बार रोम से डेथ नोट के बारे में सवाल करता है, लेकिन रेम जानबूझकर कम से कम जानकारी देती है ताकि लाइट यागामी और मीसा अमाने पर कोई शक न आए। फिर भी एल को उनके व्यवहार पर धीरे धीरे शक होने लगता है। इसी बीच लाइट के कहने पर मीसा फिर से डेथ नोट का इस्तेमाल शुरू कर देती है। वह एक डरावना किरा थीम वाला गाना गाते हुए और मेड कॉस्ट्यूम पहनकर अपराधियों को मारती है। इससे एल का शक मीसा पर और बढ़ जाता है, लेकिन लाइट उसकी इन्वॉल्वमेंट से साफ इनकार करता है। एल यह भी सोचने लगता है कि क्या डेथ नोट का एक छोटा सा टुकड़ा भी पूरी नोटबुक जितना असर कर सकता है, क्योंकि नकली नियम अभी भी लाइट और मीसा को इनोसेंट दिखा रहे हैं। उधर उनकी बातों को सुनकर रेम हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि लाइट जानबूझकर मीसा को फिर से खतरे में डाल रहा है ताकि रेम मजबूर होकर एल को मार दे, और ऐसा करते ही रेम खुद भी खत्म हो जाए। बाद में लाइट यागामी देखता है कि एल हेडक्वार्टर की छत पर बारिश में खड़ा है, जहां एल यह कहता है कि वह लोगों से कितना दूर महसूस करता है। दोनों के बीच एक गहरी बातचीत होती है और उन्हें एहसास होता है कि वे भी बाकी लोगों की तरह अक्सर झूठ बोलते हैं। जब वे नीचे वापस आते हैं तो एल बताता है कि वह नकली 13 दिन वाले नियम को टेस्ट करने वाला है, एक कैदी से डेथ नोट में लिखवाकर। लेकिन इससे पहले कि वह ऐसा कर पाता, रेम, जो मिसा अमाने को बचाना चाहती है, मजबूर होकर वतरी को मार देती है। वतारी मरने से पहले एक बटन दबा देता है जिससे अलार्म बज उठता है और हेडक्वार्टर का सारा डेटा डिलीट हो जाता है। एल स्क्रीन पर वतरी को देखता रह जाता है, लेकिन उससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसका नाम भी रेम अपनी नोटबुक में लिख देती है। अचानक एल की आंखें फैल जाती हैं और वह कुर्सी से गिरकर लाइट की बाहों में आ जाता है। एल आखिरी बार लाइट की तरफ देखता है और लाइट हल्की सी खतरनाक मुस्कान देता है। उसी पल एल को समझ आ जाता है कि उसका शक सही था और उसने केस सॉल्व कर लिया था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं और वह शांतिपूर्वक मर जाता है। मीसा की जान बचाने की वजह से रेम भी मर जाती है। उसका शरीर धूल की तरह बिखर जाता है और पीछे सिर्फ उसकी डेथ नोट रह जाती है। लाइट चुपके से उस नोटबुक को उठा लेता है और टास्क फोर्स से कहता है कि वह वतारी और एल का बदला लेकर केस सुलझाएगा। अब उसके रास्ते में आने वाला हर इंसान हट चुका होता है और लाइट मन ही मन खुद को नई दुनिया का भगवान घोषित कर देता है। रोजर रुबिये को एक मैसेज मिलता है कि एल की मौत हो चुकी है। दूसरी तरफ जांच टीम को पता चलता है कि वतारी सिर्फ एक सहायक नहीं बल्कि एक इन्वेंटर था, जिसने अपनी दौलत से दुनिया भर में अनाथालय बनाए थे। इसके बाद आइजावा तोता मत्सुदा
मोगी और सोइचिरो यागामी आपस में तय करते हैं कि अब लाइट यागामी को नया एल बनना चाहिए। लाइट इस बात को मान लेता है, लेकिन कहता है कि वह एल से ज्यादा सावधानी से काम करेगा। लाइट यह भी कहता है कि वह अपने ही एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट से काम करना चाहता है। सोइचिरो को इसमें कोई दिक्कत नहीं होती और मत्सुदा सुझाव देता है कि उसी अपार्टमेंट को नया हेडक्वार्टर बना लिया जाए। लाइट आगे बताता है कि वह एक सॉफ्टवेयर की मदद से एल और वातारी की आवाज को फिर से बना सकता है, ताकि जांच टीम पुलिस के साथ पहले की तरह ही काम जारी रख सके। जांच टीम के सामने अब सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि डेथ नोट का क्या किया जाए। आखिर में वे तय करते हैं कि टीम का ही कोई एक सदस्य इसे छुपा कर रखेगा और किसी को नहीं बताएगा कि यह कहां है। यह जिम्मेदारी सोइचिरो यागामी खुद ले लेते हैं। इसके बाद टीम को पूरा भरोसा होता है कि वे अब किरा को जरूर पकड़ लेंगे और तोता मात्सुदा तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वह लाइट यागामी के नए एल बनने की खुशी में एक छोटी सी पार्टी रखने का आइडिया भी दे देता है। एक कैफे में डेट के दौरान लाइट यागामी मिसा अमाने को बताता है कि अब वह अपने नए अपार्टमेंट में रहेगा और उसे साथ में रहने के लिए कहता है। मिसा खुशी से मान जाती है। उसी शाम लाइट पुराने हेडक्वार्टर की छत पर रयूक के साथ खड़ा होता है। रयूक कहता है कि अब एल के मरने के बाद देखने के लिए कुछ खास नहीं बचा, लेकिन लाइट इससे सहमत नहीं होता। वह कहता है कि असली खेल अब शुरू होगा और यहीं से वह अपनी नई दुनिया बनाने का ऐलान करता है। इसके बाद लाइट फिर से अपराधियों को मारना शुरू कर देता है और अपने रास्ते में आने वाले सभी लोगों को भी खत्म कर देता है, जिनमें आइबर, बेडी और योत्सुबा ग्रुप के बाकी बचे सभी लीडर शामिल होते हैं। नरेशन के जरिए पता चलता है कि अप्रैल 2012 में लाइट यागामी, जो अब 23 साल का हो चुका है, नेशनल पुलिस ज्वाइन कर लेता है। उसी साल की गर्मियों में किरा की सजा देने की रफ्तार अचानक बहुत तेज हो जाती है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में किरा का नाम फैल जाता है और उसके सपोर्टर्स की आवाज भी ज्यादा मजबूत होने लगती है। हालात ऐसे बनने लगते हैं कि दुनिया किरा को ही कानून मानने की तरफ बढ़ रही होती है। एपिसोड के अंत में इंग्लैंड के एक अनाथालय में एक आदमी वातारी और एल की मौत की पुष्टि करता है और यह खबर वहां मौजूद 2 बच्चों को बताता है, जिससे साफ संकेत मिलता है कि कहानी अब एक नए मोड़ पर जाने वाली है। तो दोस्तों, अब खेल पूरी तरह बदल चुका है। एल जा चुका है और लाइट यागामी बन चुका है नया एल। लेकिन असल में वही है कि अब दुनिया धीरे धीरे उसके कंट्रोल में जा रही है। लोग उसे भगवान मानने लगे हैं और उसकी नई दुनिया बनाने का सपना सच होने के करीब है। लेकिन क्या सच में कोई उसे रोकने वाला नहीं है, या फिर अंधेरे में कोई नया खिलाड़ी एंट्री लेने वाला है? असली टक्कर अब शुरू होगी, जहां दिमाग, चाल और गेम सब कुछ नेक्स्ट लेवल पर जाएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले सबसे खतरनाक और माइंड ब्लोइंग एपिसोड के साथ, क्योंकि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये तो बस शुरुआत है।